आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोगों के मॉडल पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एक बार हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग हर एक चीज को कर लेंगे, आप लोग हर एक चीज को एग्जाम में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मॉडल पेपर में जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये एक्चुअल में हमारा 2 अंक वाला प्रश्न है। देख लीजिए क्या है कि यदि एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। देखिए हमारा जो एमपीसी होता है और जो एमपीएस होता है, इन दोनों का जो योगफल होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे ना अगर हम लोग, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एमपीसी का मान हमें दिया हुआ है 0.3। तो क्या करिए आप यहाँ पर एमपीसी बराबर लिख दीजिए, एमपीसी बराबर लिख दीजिए 0.3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एमपीसी हमें 0.3 दिया, यहाँ पर आप लोग 0.3 बैठा दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एमपीएस निकालेंगे तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि इधर 1 है रहने दीजिए, यहाँ पे 0.3, इधर आने से -0.3 हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए कि एमपीएस, अब 1 में अगर 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.7 बचेगा। क्या बचेगा, 0.7 बचेगा। और ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में है, इसको आप लोग मत लिखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया इसको लिखिए। ऐसे ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जितना भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ा से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। यहां पर हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना है। ठीक है, देखिए यहां पर हमें दिया गया है, जैसे कि विक्रय दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ये आपको दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पर शुद्ध मूल्य वृद्धि खाली निकालना है। तो विक्रय यहाँ पर 200 दिया हुआ है, कच्चे माल का जो क्रय है ये 50 दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया हुआ है 15, प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है 10 और अचल पूंजी का उपभोग दिया हुआ है 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जब भी आपको शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है विक्रय, प्लस करके स्टॉक में परिवर्तन, माइनस कच्चे माल का क्रय। इस प्रकार से आप लोग ये जो फॉर्मूला आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूला का आपको यहाँ पर यूज कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि विक्रय का जो फॉर्मूला होगा, स्टॉक में परिवर्तन माइनस कच्चे माल का क्रय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विक्रय है, विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस कच्चे माल का क्रय हो जाएगा। अब विक्रय अगर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ हमें विक्रय यहाँ पर 200 दिया हुआ है, विक्रय की जगह पर आप लोग क्या करिए 200 बैठा दीजिए। अब देखिए स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी देखिए स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात हो रहा है स्टॉक में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर बात सिंपल होता है, जो हमारा अंतिम वाला रहेगा, इनकी जो लास्ट वाला रहेगा, लास्ट में क्या करिए आप लोग फर्स्ट वाला को क्या करिए घटा दीजिए, लास्ट में क्या करिए फर्स्ट वाला को घटा दीजिए। तो लास्ट यहाँ पर क्या है, लास्ट यानी कि अंतिम, अंतिम क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे, माइनस फर्स्ट वाला इनकी प्रारंभिक क्या है, इनकी इनिशियल क्या है, यहाँ पर देख लीजिए इनिशियल है, यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो 15 में अगर 10 जाए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर स्टॉक में जो परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 5 इसका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से देखिए समझिए। देखिए विक्रय हमें तो 200 दिया हुआ था, हमने लिख दिया। स्टॉक में परिवर्तन यानी पहले करेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे माल का क्रय, देख लीजिए कच्चे माल का क्रय यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो कच्चे माल का क्रय दिया हुआ है 50, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 50 यहाँ पर हमने भर दिया, यानी कि लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल से हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर विक्रय की जगह पे 200, स्टॉक में परिवर्तन 15 माइनस 10 और यहाँ पर क्या है माइनस का माइनस और कच्चे माल का क्रय हो जाएगा 50। तो 200 का 200 और 15 में 10 5 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -50। तो देखिए यहाँ पर 200 और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 2 से 5 को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 205 होगा। और 2 से 5 में क्या करिए 50 को घटा दीजिए, तो 50 घटाने से यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 में 5 तो इधर 1 हो जाएगा, यानी कि 155 आ जाएगा। तो 155 लाख रुपये इसका सही उत्तर, मतलब 155 इसका आंसर आया नहीं, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देख लीजिए हमारे पास जो अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न दिया हुआ है क्या है, यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों से व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें व्यय विधि से यहाँ पर क्या करना है, राष्ट्रीय आय की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए
क्या है, निजी अंतिम उपभोग दिया हुआ है, निजी अंतिम उपभोग दिया हुआ है 500, सरकारी अंतिम व्यय दिया है 50, निजी निवेश व्यय दिया हुआ है 50, शुद्ध निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट जो है वह 2 दिया हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया है -10 दिया हुआ है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है -50 है, और मूल्य ह्रास है यहाँ पर 20। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर व्यय विधि से हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आय का मान निकालना है। तो देखिए व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का जो यहाँ पर फंडा होता है, क्या होता है आप लोग करिएगा कि निजी अंतिम उपभोग जो होगा उसको लिखिएगा, प्लस सरकारी अंतिम व्यय जो होगा उसको लिखिएगा, प्लस निजी निवेश व्यय जो होगा उसको लिखिएगा, प्लस शुद्ध निर्यात जो होगा उसको लिख देना है, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होगा लिखिएगा, ये सब प्लस करके रहेगा, ठीक है। फिर माइनस करके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देना है, और माइनस करके यहाँ पर मूल्य ह्रास लिख देना है, और सबको आप यहाँ पर बैठा दीजिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 542 करोड़ रुपया आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बनाइएगा। ईटू आपको खाली याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो चीज दिया ये आपको मन में माइंड में फिट रखना पड़ेगा, तभी आप लोग बना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, वही एमपीसी और एमपीएस का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एमपीसी का मान 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एमपीसी का जो मान है कितना, 1 है, और हमको पता है कि एमपीसी और एमपीएस का जो योगफल होता है कितना होता है, 1 होता है। एमपीसी का मान 1 दिया, 1 बिठा दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एमपीएस निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 1 पहले से रहने दीजिए, प्लस 1 इधर आने से -1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो एमपीएस और क्या जाएगा, 1 में जाएगा, क्या बचेगा, 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अभी है हमारे पास क्वेश्चन और है, तो देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या बोल के यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन दिया है कि C बराबर 50 + 0.4y, ये हमें एक चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वायत्त निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है 100 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो रुपये की वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि C बराबर 50 + 0.4y, और इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो I बराबर लिख दिया हमने 100 करोड़। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपका निवेश होगा वो बचत के बराबर होगा, तो यहाँ पर निवेश, ठीक है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होगा या बचत यानी कि सेविंग के बराबर होगा, इनके I बराबर S हो जाए, इनके S बराबर I भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर S का मान आ गया, यहाँ पर देखिए S बराबर I बराबर मतलब 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, जितना निवेश उतना ही बचत, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर एक फॉर्मूला होता है कि y बराबर C + S होता है, ठीक है, y बराबर क्या होता है, C + S होता है। तो यहाँ से y का y, C का मान दिया हुआ है, ई वाला देखिए 50 + 0.4y, तो 50 + 0.4y हमने लिख दिया, प्लस S कितना, 100 है, 100 हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसे y रहने दिया हमने, अब 0.4y इधर से -0.4y हो जाएगा, 100 है रहने दिया, 50 भी इधर रहने दिया, 150 सब रह गया हमारा। तो 150 को जोड़ने से कितना होगा, 150 होगा, और y -0.4 करेंगे 0.6y आएगा। अब यहाँ पर अगर y का मान निकालेंगे तो देखिए 150 ऊपर चला जाएगा, 150 ऊपर और 0.6 नीचे। आप इसको काट के सॉल्व कर लीजिए, 250 आपका आंसर आ जाएगा, 250 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए। मतलब आपको यहाँ पर ये जो फलन है इसको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो दिया इसको याद रखना पड़ेगा, S और I हमेशा बराबर हो जाएगा इस केस में, ठीक है, इस केस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर y बराबर C + S का फॉर्मूला होता है, y का मान निकाल दीजिए, आपका काम बन गया। आगे चलिए, आगे क्या हुआ दिया हुआ है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न ही हमारा लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर हमें फाइंड करना है। किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक दिया हुआ है 13,300, ब्याज दिया हुआ है क्या, इनकी इंटरेस्ट दिया हुआ है 1500, लगाने इनके रेंट दिया हुआ है 1000, यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 1500, यहाँ पर स्वरोजगार से मिश्रित आय दिया हुआ है 16,100, अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है 800, सहायता दिया हुआ है यहाँ पर 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्या क्या वैल्यू दिया है, किधर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें निकालना है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निकालना है। तो जीडीपी यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे, देखिए जीडीपी हो जाएगा जीडीपी एफसी निकालेंगे, जीडीपी एट एफसी, यानी जीडीपी एट एफसी माने होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग निकालेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी एमपी, एमपी माने हो गया, देख लीजिए जीडीपी एमपी माने हो गया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी जो हो जाएगा, मतलब जीडीपी, देखिए जीडीपी एट एफसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी एट एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का जो फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायता होता है, सहायता को बात कर दीजिए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष कर में आप लोग सहायता को बात कर दीजिए, जो सहायता क्या है उसको भूल जाइए, जो हमारा बच गया वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है 800, सहायता दिया हुआ है 300, तो 800 में 300 जाएगा तो 500 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अभी जो जीडीपी एट एमपी है, यानी कि
जो आपका जीडीपी है एट मार्केट प्राइस, तो इसका फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, कर्मचारियों का प्राश्रमिक जो भी होगा, ब्याज जो होगा, लगान जो होगा, लाभ जो होगा, स्वरोजगार से मिश्रित आय जो होगा, सबको क्या करिए एक साथ जोड़ दीजिए। तो हमने हर एक डेटा को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया, तो यहाँ पर आया 33,400 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा कि जीडीपी एट एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो जीडीपी एट एमपी कितना आया, 33,400 है, 33,400 में लिख दिया, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है 500, तो हमने यहाँ पर 500 लिख दिया। अब इन दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 32,900, इसका सही उत्तर आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को बता दिया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वाकई में वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।